सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत चीन संबंध, प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली और पत्रकार टीना झा। नमस्कार, हमारे सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिवादन। सुर्खियों में आज हम बात करेंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा की। सोमवार को उनकी मुलाकात विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से हुई, जिन्होंने कहा कि भारत चीन संबंध 3 आपसी सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए: आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित। इसी पृष्ठभूमि में हम आज चर्चा करेंगे भारत चीन संबंधों के मौजूदा चरण के बारे में, सुधार और सहयोग के अवसरों के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी चीन यात्रा से जुड़ी उम्मीदों पर। हमारे साथ एक विशिष्ट मेहमान हैं, प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली। प्रोफेसर, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत से पहले आकाशवाणी रिपोर्टर की ये रिपोर्ट सुन लेते हैं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। 18 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए। यह 3 वर्षों में उनकी पहली भारत यात्रा थी और 2020 में गलवान में सीमा पर हुई झड़प और उसके बाद उत्पन्न तनाव के बाद द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने और मजबूत करने के निरंतर प्रयासों का प्रतीक है। 18 अगस्त को वांग यी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों पक्षों ने एक कठिन दौर के बाद संबंधों को फिर से पटरी पर लाने की इच्छा व्यक्त की। जयशंकर ने 3 परस्पर समर्थक सूत्रों को महत्व पर जोर दिया: परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित, और आह्वान किया कि मतभेद विवाद न बने और प्रतिस्पर्धा संघर्ष न बने। उनकी वार्ता में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें शामिल हैं आर्थिक और व्यापारिक मामले, सीमा व्यापार और संपर्क, नदी डेटा साझाकरण, तीर्थ यात्रा और लोगों के बीच संपर्क, सीमा पर शांति बनाए रखने और तनाव कम करने का महत्व। वांग यी ने अपनी ओर से भारत और चीन को प्रतिद्वंदी या खतरा नहीं बल्कि साझेदार और अवसर बताया। उन्होंने भारत के कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के महत्व को भी स्वीकार किया और 5 साल के अंतराल के बाद 2025 में तीर्थ यात्रा को फिर से शुरू करने का विचार व्यक्त किया। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग को फिर से खोलना भारत चीन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों को लेकर 24वें दौर की वार्ता में भी भाग लिया, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 19 अगस्त को वांग यी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके आवास पर भी मुलाकात की। यह मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री की निर्धारित चीन यात्रा से ठीक पहले हुई। प्रोफेसर, पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के रिश्तों में सुधार देखा जा रहा है, जिसका जिक्र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने भी किया, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन जा रहे हैं। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा को आप कितना अहम मानते हैं? पहली चीज, अभी 2 चीजों में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आई हुई है। एक तो कैलाश सरोवर यात्रा के बारे में, दूसरा जो टूरिस्ट वीजा अभी देने के लिए तैयार हैं अभी भारत के दूतावास, तो अभी ये दोनों चीजों पे इम्प्रूवमेंट हुई है। और जिक्र कर रहे हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट्स या दूसरा जो वाणिज्य के बारे में या इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, क्योंकि गलवान इंसिडेंट जब हुई जून 2020 में, उस समय हमने 3 पाबंदियां लगाई थी। एक तो चीन के जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर सेंसिटिव एरियाज में, दूसरा कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स के बारे में, और कुल मिलाकर कुछ 218 एप्स, आईटी एप्स के ऊपर पाबंदी लगाया है चीन के। तो अभी वो चालू नहीं है। अभी ये सारे जो 3 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स या इन्वेस्टमेंट्स या एप्स अभी तक फिर दोबारा चालू नहीं हुआ। तो ये भी अभी देखना पड़ेगा कि ये कितना दिन रहेगा इसके लिए। दूसरा, जो 75th एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशंस में हमारे पास अभी तक कुछ 30 डायलॉग मैकेनिज्म्स हैं, इसमें कोई अभी चालू नहीं हुई, सिर्फ ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग के अलावा। तो मुझे लग रहा है कि इसका समय लगेगा बायलैटरल रिलेशंस अपना नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि
अभी अभी शुरू हुआ है। आपने जो कहा अक्टूबर पिछले साल जो कजान मीटिंग में जब दोनों लीडर्स के मीटिंग हुई, उस समय उन्होंने डिसाइड किया कि हम नॉर्मलाइज करना चाहिए और 2 दिन के बाद एक डिसएंगेजमेंट हुई बॉर्डर पे। डिसएंगेजमेंट, पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग, ये तीनों के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट हुई। लेकिन आपको याद होगा कि डॉक्टर जयशंकर के भाषण में उन्होंने कहा कि डी एस्केलेशन अभी तक शुरू नहीं हुई। तो डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन, जिसमें हम हमारे सैनिकों को भिजवाते हैं, क्योंकि ये सारा ऊंचाई जगह है और ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम है, तो इसके लिए री इंडक्शन प्रोसेस पहले ही हम इंतजाम करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये अभी तक इनके बारे में जिक्र नहीं हुआ। डी एस्केलेशन का मतलब जो ऑफेंसिव वेपन इक्विपमेंट्स होती है, जैसे कि टैंक्स या मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स या आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स या दूसरा जो ऑफेंसिव इक्विपमेंट, इनको हमने अभी तक इसके बारे में चर्चा नहीं हुई और इसका डी एस्केलेशन अभी नहीं हुई। तो मिस्टर दोवल के जो स्पीच में उन्होंने कहा है कि बहुत सारा इम्प्रूवमेंट अभी भी बाकी है और हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में और बायलैटरल रिलेशंस के बारे में उन्होंने मेंशन किया। बिल्कुल, तो ये मौजूदा स्थिति कितनी निर्णायक होगी आगे हमारे भविष्य के रिश्तों के मायने के हिसाब से। लेकिन विदेश मंत्री ने जो कहा अपनी मीटिंग के बाद, अपने चाइनीज काउंटरपार्ट मिस्टर वांगी के मीटिंग के बाद मंडे को, उन्होंने जोर दिया कि रिश्ते 3 आपसी सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए: सम्मान, संवेदनशीलता और हित। This is also the first visit by a Chinese minister since our leaders met in Kazan in October 2024. This occasion provides us an opportunity to meet and review our bilateral ties. It is also an appropriate time to exchange views on the global situation and some issues of mutual interest. Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. खास करके गलवान 2020 जून के महीने में और उसके बाद जिस तरह से हमारे संबंध चीन के साथ रहे, उस संदर्भ में खास करके आप विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं और कैसे ये हमारे अभी मौजूदा के सुधार की स्थिति को भी गाइड कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर के जो ये बयान जो है, वो उनका उम्मीद है कि बायलैटरल रिलेशंस इसमें ऐसे होना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि बायलैटरल रिलेशंस में कुछ टेंशन है। जैसे कि 2018 में, 2019 में उन्होंने वुहान और चेन्नई के पास जो महाबलीपुरम में समिट मीटिंग्स हुई, जिसमें ये सारे बातचीत हुई थी कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं और हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन चाहते हैं वगैरह, जो आपने पढ़ा है अभी 3 म्यूचुअल्स, उसके बारे में भी उस समय में भी ये जिक्र किया है उन्होंने। लेकिन बायलैटरल रिलेशंस जितना टेंशन्स हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो इसकी वजह से विदेशांग मंत्री ने फिर दोबारा इसको जिक्र कर रहे हैं। तो प्रोफेसर, आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी जिस तरह का सकारात्मक माहौल है, एससीओ समिट आने वाला है, हमारे प्रधानमंत्री भी उसमें शिरकत करेंगे, और जिस तरह से मौजूदा सुधार की स्थिति के बारे में डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बोला, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी बोला कि पिछले कुछ महीनों में भारत और चीन के रिश्तों में सुधार हो रहा है, उनको सस्टेन करने के लिए हमें क्या कुछ करने की जरूरत है और किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि अभी मौजूदा स्थिति को नजर में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, किन क्षेत्रों में हम दोबारा अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं? बहुत सारा जगह है, ये दोनों देश अपने पॉलिसीज को अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज, जैसे कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कहते हैं बॉर्डर पे, या वाणिज्य के बारे में जो चीन का इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत कम है, अभी तक कुल मिलाकर कुछ $8 बिलियन का है इस 20 साल में। और जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जो बयान थे 2014 में कि $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हम
करेंगे अहमदाबाद और पुणे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया उसमें। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स के इश्यूज पे बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन जो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये बायलैटरल इश्यूज शायद वो दोनों देशों के लीडर्स शायद ज्यादा ध्यान नहीं देंगे उनके ऊपर, क्योंकि ये मल्टीलैटरल मीटिंग है। ये कुल मिलाकर उनको शायद 45 मिनट या 50 मिनट का डिस्कशन होगी बायलैटरल रिलेशंस पर, और उसमें आधा समय चीन से विश्लेषण पहले तर्जुमा करने के लिए और उसके विश्लेषण करने में लग जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा उनके पास, दोनों लीडर्स के पास 15-20 मिनट का समय होगा ये बायलैटरल मीटिंग में। मल्टीलैटरल मीटिंग एससीओ के, जिसमें भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आपने जिक्र किया कि आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि हम पहलगांव अप्रैल 22 तारीख का जो इंसिडेंट हुई पहलगांव में, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट हुई। तो ये भी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 महीने पहले चीन पहुंचा तो उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट पे एग्री नहीं हुआ, क्योंकि उसमें एक वाटर्ड डाउन डाइल्यूटेड जॉइंट स्टेटमेंट हुई थी जो एससीओ डिफेंस मिनिस्टीरियल मीटिंग के। तो उन्होंने कहा कि हम इसका हस्ताक्षर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो द रेसिस्टेंस फ्रंट जिसका जिम्मेदार थी पहलगांव में, उनका कोई जिक्र नहीं किया जो जॉइंट स्टेटमेंट में, बल्कि बलूच लिबरेशन आर्मी का मेंशन किया इस ड्राफ्ट में। तो आतंकवाद के खिलाफ एससीओ अगर एक फोर्सफुल स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे तो शायद मुझे लग रहा है कि एससीओ जॉइंट स्टेटमेंट में भी कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार चिंगटाओ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें शामिल हुआ 2017 में, उन्होंने सीपेक के बारे में मेंशन किया और आतंकवाद के बारे में भी मेंशन किया। खास करके भारत चीन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 2020 के बाद जिस तरह की तनातनी का माहौल बन गया था दोनों देशों में, 5 साल बाद जाकर 2024 में काजान में जब उच्च स्तरीय बैठक हुई, सबसे अच्छी बात यह भी रही कि जब एक हाई लेवल विजिट वहां से हो रहा है, काजान के बाद पहली बार चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी आए हैं और वो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पिछले सालों में जो रुकावटें दोनों देशों ने देखी हैं वो दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की एक्नॉलेजमेंट ही रिश्तों में एक नया और रचनात्मक दौर, जिसका जिक्र डॉक्टर एस जयशंकर ने किया, कम से कम उस तरह की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं? गलवान से अभी तक दोनों देशों का बहुत नुकसान हुई। चीन के अगर बिजनेस ग्रुप्स को देखें तो Xiaomi, ओप्पो, वाइवो, जिसमें कुछ सिर्फ Xiaomi में $5 बिलियन का नुकसान हुई उनको, जो उन्होंने हैंडसेट्स जो बेच रहे हैं उसके बारे में। भारत का भी बहुत सारा नुकसान हुई, जैसे कि वाणिज्य के बारे में और जो हमारा कस्टमर डिमांड जो भी है, जो बिजली के बारे में या जनरेटर सेट्स के बारे में, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हम चाहते थे, एपीआईस जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर के, या यूरिया अभी उन्होंने लागू किया फिर दोबारा सप्लाई करने में, लेकिन इसमें भी कुछ पाबंदी थी चीन से। और रेयर अर्थ मेटल्स और कुछ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इस्तेमाल करना चाहते थे वो भी रुकावट हुई थी, इसी वजह से बहुत नुकसान हुई। ये तो आर्थिक विषय पर नुकसान हुए। जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज पे भी बहुत सारा नुकसान थी। तो उनका एक एक्नॉलेजमेंट जो आपने कहा कि रुकावट के बायलैटरल रिलेशंस में रुकावट, ये सही है, लेकिन हम ये देखना चाहिए कि ये चेंज ऑफ माइंड रियली है या वो टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। इस गति को कैसे और आगे बढ़ाना है ये तो वक्त बताएगा, और एससीओ समिट में किस तरह से नतीजे निकल कर आते हैं वो भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। प्रोफेसर, आपके सुझाव और आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत चीन संबंध, प्रगति और चुनौतियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली और पत्रकार टीना झा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में